डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो आपका है बायोमोलिक्यूल्स फिनिश होने के बाद आज का जो चैप्टर है वो है आपका सेल डिवीजन, सेल साइकिल। ठीक है, दो पार्ट इसमें लिखा हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इस सेल साइकिल अगर हम बोलते हैं उसमें फेज क्या क्या आता है। उसमें एक ऐसा फेज आता है सेल साइकिल में जिसमें सेल ग्रोथ करता है। एक्चुअल में वो ग्रोथ फेज होता है लेकिन उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और एक ऐसा फेज होता है जिसमें वो डिवीजन करता है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ करने वाला जो फेज है और जो डिवीजन करने वाला फेज है ये अल्टरनेट करके चलते रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है सेल साइकिल में वो ये उठता है कि व्हाई सेल गोज अंडर सेल डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि कोई सेल सिर्फ ग्रोथ करता है, कोई सेल सिर्फ डिवीजन कर रहा है, या कोई सेल ऐसा भी है जो ना तो ग्रोथ करता है ना डिवीजन करता है। ऐसा क्यों? ठीक है, यानी कि कोई सेल इस कंडीशन में होता है कि ना वो ग्रोथ करता है ना डिवीजन करता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे प्लांट में परमानेंट टिश्यू का सेल ना तो ग्रोथ करता है ना डिवीजन करता है, एक ऐसा कंडीशन आता है। ठीक है, कोई सेल ऐसा है जो सिर्फ ग्रोथ करता है, डिवीजन नहीं करता, और कोई सेल लगातार डिवीजन करता है। जैसे अपन एक मेरिस्टेमेटिक, अपना एक नॉर्मल प्लांट का एक रूट ले लेते हैं। अगर आप रूट का देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऊपर से या इंटरनली भी देखेंगे तो जो रूट होता है टिपिकल रूट, ओके, उसमें 3 जोन होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक जोन और प्रोलिफेरेटिव जोन, एक होता है जोन ऑफ इलोंगेशन और एक होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अगर मान लो कि हम रूट की बात करें तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि अगर हम रूट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा रूट में। ठीक है, नहीं पढ़े तो आप मॉर्फोलॉजी में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक का जो ये इसका जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, या इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव जोन। फिर कहता है यहां तक का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो पार्ट है, ठीक है, यहां तक ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक जोन या प्रोलिफेरेटिव जोन, ये जोन ऑफ इलोंगेशन, ये जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये तीनों पार्ट है। एक रूट का ये टिपिकल पार्ट है। ठीक है, और कहता है इस पार्ट में ही होते हैं रूट हेयर्स। इस पार्ट में क्या होते हैं? रूट हेयर्स। ठीक है, इस पार्ट में होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, ना इस पार्ट में रूट हेयर होते हैं ना इस पार्ट में रूट हेयर होते हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट है इस पार्ट में सेल सिर्फ डिवाइड कर रहा है, ओनली डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, इस पार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या प्रोलिफेरेटिव जोन। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, ओके, और इस पार्ट को बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। इस पार्ट में सेल ना तो ग्रोथ कर रहा है ना डिवीजन कर रहा है। इस पार्ट में सेल सिर्फ ग्रोथ कर रहा है और इस पार्ट में सेल सिर्फ डिवीजन कर रहा है। यानी कि इस पार्ट में जोन ऑफ प्रोलिफेरेशन या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, इस पार्ट में ओनली डिवीजन, ओनली सेल डिवीजन। इस पार्ट में ओनली सेल ग्रोथ और इस पार्ट में नाइदर ग्रोथ नॉर डिवीजन। ठीक है, इस पार्ट में ना तो ग्रोथ ना डिवीजन, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन। तो चलिए इसका एक आपको निश्चित चीज बताते हैं, इसका एक कांस्टेंट आंसर बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। नो, सबसे पहले इसको आप समझिए
कहता है कोई सेल ऐसा क्यों करेगा? तो कहता है सेल डिवीजन का पर्पस क्या है? सेल डिवीजन जो होता है वो किस चीज के लिए होता है? तो उसका एक लाइन का जवाब है। कोई पूछेगा सेल डिवीजन होता क्यों है, आप कहिएगा साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए सेल डिवीजन होता है। क्लियर है पॉइंट? यानी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कांस्टेंट करने के लिए कहता है ये, इसको हम लोग एनपी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपी रेशियो या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये इसी को बोलते हैं कर्ण प्लाज्म रेशियो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, या इसको बोलते हैं एनपी रेशियो, या इसको बोलते हैं कर्ण प्लाज्म रेशियो। कर्ण प्लाज्म रेशियो, ओके, ये बोलते हैं, ठीक है? कर्ण प्लाज्म रेशियो। क्लियर? अब देखिए आप, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या एनपी रेशियो या कर्ण प्लाज्म रेशियो, ओके, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ये होता है Vn बाय Vc माइनस Vn, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सेल आपने पढ़ा होगा, कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर के लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। आप सेल पूरा पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को, सेल के वॉल्यूम को हम लोग Vc बोलते हैं और इसको बोलते हैं Vm। क्या बोलते हैं? Vm। एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये एक्चुअली में पूरे सेल का एक वॉल्यूम है, ठीक है? पूरे सेल के वॉल्यूम, पूरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम है, ठीक है? ये Vm। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो रेशियो होता है ये होता है Vn बाय Vc माइनस Vm, ओके? ये अगर एक आया, ठीक है, तीन कंडीशन हो सकता है, एक आया, लेस देन वन आया और मोर देन वन आया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर इसका रिजल्ट वन आया, इसका रिजल्ट मोर देन वन आया, इसका रिजल्ट ये मोर देन वन आया, इसका रिजल्ट लेस देन वन आया। अगर एक आया तो सेल ना तो डिवाइड करेगा ना तो ग्रोथ करेगा। अगर एक से कम आया तो सेल ग्रोथ करेगा और एक से ज्यादा आया तो सेल डिवाइड करेगा। यानी कि एनपी रेशियो का मान, एनपी रेशियो है क्या? Vn बाय Vc माइनस Vm, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये इसका अगर ये एक आया तो सेल ना तो ग्रोथ करेगा ना तो डिवीजन करेगा। अगर एक से ज्यादा आया तो सेल क्या करेगा? डिवीजन करेगा। और एक से कम आया तो सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ठीक है? क्लियर है? यानी एक से कम आया तो सेल तब तक ग्रोथ करेगा जब तक एक ना हो जाए। एक से ज्यादा आया तो सेल तब तक डिवाइड करेगा जब तक एक ना हो जाए। और एक अगर आया तो ना सेल डिवाइड करेगा ना ग्रोथ करेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जवाब जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल है क्या। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें, ठीक है, तो कहता है ये सेल साइकिल एक ह्यूमन में, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में, ठीक है, ये सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होता है। लेकिन ये नहीं है कि सब में इतना ही दे रहे। ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस है उसमें सेल साइकिल मात्र 90 मिनट में फिनिश हो जाता है। तो ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता। ये जो सेल साइकिल है इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है दो डॉटर सेल का बनना, दोनों में डीएनए का, ठीक है, अमाउंट कांस्टेंट रखना, ठीक है, ये उसका होता है पर्पस। तो कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये दोनों काम होता है, सेल का ग्रोथ भी होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। और फिर डॉटर सेल में वो रेप्लिकेटेड डीएनए का अमाउंट जो डबल हो जाता है वो बढ़ता भी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने यहां पे क्या लिखा, सेल साइकिल बाय व्हिच
सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। अब यहाँ पे एक जीनोम वर्ड है, आपको समझना है जीनोम क्या होता है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से और धीरे धीरे इसको समझिए, क्योंकि जीनोम वर्ड आपको पहले नहीं आया। कहता है कि आपके बॉडी के किसी नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। जो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है उसको बोलते हैं 2n, 2n बराबर 46। ओके, तो उसमें एक n ले लीजिए, यानी 23 क्रोमोजोम। 23 क्रोमोजोम के ऊपर जितना जीन होता है दैट इज कॉल्ड जीनोम, दैट इज कॉल्ड जीनोम। यानी 23 क्रोमोजोम के ऊपर जितने जीन होंगे दैट टोटल नंबर ऑफ जीन इज कलेक्टिवली कॉल्ड जीनोम। यानी जीनोम का कितना सेट होगा? 2, क्योंकि 2 हैप्लॉइड सेट अपने में होता है। अगर एक ही हैप्लॉइड हो, जैसे स्पर्म में और इसमें ओवम में एक ही हैप्लॉइड सेट होता है, 23 क्रोमोजोम ही होता है, यानी वहां पे एक ही सेट होता है 23 क्रोमोजोम का, वहां पे एक जीनोम बोलेंगे। और जीनोम के अंदर जीन की संख्या पूछेगा तब फिर अलग बोलेंगे कि 30,000 होता है लगभग। ठीक है, तो जीनोम 2 हो गए, डिप्लॉइड सेल में 2 जीनोम, हैप्लॉइड सेल में 1 जीनोम। ठीक है, क्लियर है? तो कहता है सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी कि जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। बायोमोलिक्यूल्स में बताया जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, देखेंगे कहां पे डबल होता है। ठीक है, सेल का सारा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल डबल हो जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है, और तब सेल लास्ट में जाके अल्टीमेटली इवेंचुअली सेल विल डिवाइड इनटू 2 सेल। ये पूरे घटनाक्रम को मिला के ये कोऑर्डिनेटेड मेथड में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक फिक्स सीक्वेंस में होता है, इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये सेल साइकिल में सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 सेल। बोलिए क्लियर? और कहता है इस सेल में मेनली 2 फेज होते हैं। एक को बोलते हैं माइटोटिक फेज, क्या बोलते हैं को? माइटोटिक फेज या एम फेज या मल्टीप्लिकेटिव फेज, जो आप बोल दीजिए। और एक को बोलते हैं इंटरफेज, क्या बोलते हैं? इंटरफेज। किसी सेल साइकिल का, कोई भी सेल साइकिल हो, 24 घंटे का सेल साइकिल हमने बताया किसमें? 24 घंटे का सेल साइकिल किसमें बताया? एनिमल सेल, अपना लोग के सेल, ह्यूमन सेल। इस 24 घंटे में लगभग 23 घंटे, यानी लगभग 95% पार्ट, 96% पार्ट सेल रेस्टिंग में होता है। एक्चुअली में कहने को रेस्टिंग में है, बट इस पूरे 96% पार्ट में सेल ग्रोथ करते रहता है, सेल अपने नंबर को डबल करते रहता है, अपने सेल ऑर्गेनेल के नंबर को डबल करते रहता है, अपने नंबर को नहीं, अपने सेल ऑर्गेनेल, सेल कंस्टिट्यूएंट को डबल करते रहता है। ठीक है, इसी में एक ऐसा फेज आएगा जिसमें वो डीएनए के अमाउंट को डबल करेगा। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा, बट डीएनए के अमाउंट को क्या करेगा? डबल करेगा। हिस्टोन प्रोटीन को भी डबल करेगा, सेंट्रियोल को भी डबल करेगा। ठीक है, एक फेज ऐसा आएगा जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा, साइटोप्लाज्म बनेगा, प्रोटीन का अमाउंट भी बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो कहता है इस सब फेज को मिला के जो 96% पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, क्योंकि इस फेज के बाद क्या आना है? डिवीजन फेज। तो एक डिवीजन फेज, दूसरा डिवीजन फेज, दोनों के बीच का जो फेज होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेज, क्योंकि इंटर का मतलब between 2 M phase is known as interphase. ओके, यानी इंटरफेज और एम फेज कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट सेल साइकिल। ये इंटरफेज जो 96% पार्ट होता है उसका मैं डिवीजन, सबका मैं डिवीजन आपको करने जा रहा हूं एक डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये सेल साइकिल है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं। ओके, ये पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूं, ये मात्र 5 to 6% पार्ट को, ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड एम फेज, दैट इज कॉल्ड एम फेज। क्लियर है? ये 5 to 6% पार्ट को कवर करता है, एम फेज।
क्लियर है पॉइंट? ये जो एम फेज है 5 to 6% पार्ट जो एम फेज है, ये इसमें डिवीजन फेज होता है, मतलब इसी को हम लोग डिवीजन फेज बोलते हैं। और यहां से लेके ये पूरा का पूरा ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पूरा जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरे के पूरे इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंटरफेस। इंटरफेज इसको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, या इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है, या इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। क्लियर है? ये मात्र 5 से 6% और ये कितने परसेंट पार्ट हो गया? 96%। ये पार्ट बटा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, जो अभी एनसीईआरटी आपके पास होगा वो पुराना एनसीईआरटी, उसमें एस फ्रेज को सबसे बड़ा फ्रेज दिया था, बट जो अभी का एनसीईआरटी है, जो फ्रेज है जिसमें मतलब करेक्शन करके डाला गया है नेट पे, उसमें सबसे बड़ा फ्रेज जीवन ही होता है। जीवन फेज जो होता है ये होता है लगभग 41% पार्ट। जो एस फेज होता है वो होता है 33% पार्ट, और ये जो होता है वो होता है 21% पार्ट, ठीक है, 21%। यानी ये होता है 41%, ये 33% और ये 21%। ये तीनों मिला के आप देखिएगा ये कितना पार्ट होता है? 95%, ठीक है। ये टोटल कितना पार्ट होता है? 95%। और ये जो पार्ट आपका होता है 5%, 5 से 6%, ये आपका क्या होता है? ये पहले लिख दिए एम फेज, ये हमारा क्या है? एम फेज। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, इस फेज को हम लोग बोलते हैं जीवन फेज। क्या बोलते हैं? जीवन फेज। इस फेज को हम लोग बोलते हैं एस फेज, और इस फेज को बोलते हैं हम लोग G2 फेज, ठीक है, जीवन G2S। यानी इंटरफेज को 3 सब स्टेज में हम लोग बांटते हैं। इंटरफेज को 3 सब स्टेज में बांटते हैं, ओके। ये इंटरफेज को 3 सब स्टेज में बांटते हैं। पहला क्या हो गया? जीवन। दूसरा क्या हो गया? एस। तीसरा क्या हो गया? G2। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, जीवन का मतलब हुआ गैप 1, एस का मतलब हुआ सिंथेसिस, और G2 का मतलब हुआ गैप 2, ओके। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये एम फेज और एस फेज के बीच वाला गैप 1 और एम फेज और एस फेज के पहले वाला, ठीक है, यानी एम फेज से पहले और एस फेज के बाद वाला G2 फेज। क्लियर है? यहां पे क्लियर समझिए यहां पे होता क्या है। क्वेश्चन यहां से आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछने की संभावना रहती है। यहां पे देखिए क्या होता है। कहता है कि यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं, ये जीवन फेज है। इसमें सेल अपने सारे सेल ऑर्गेनेल के संख्या को डबल करता है। 99% सेल ऑर्गेनेल बिकम डबल इन नंबर इन दिस पार्ट, जीवन फेज। ये जो एस फेज है, ये एस फेज में क्या होता है? कहते हैं एस फेज में 3 चीजें डबल होती हैं। याद रखिएगा, 3 चीजें डबल होती हैं। इसमें डीएनए का अमाउंट डबल होता है। डीएनए का अमाउंट, यानी कि अगर यहां पे मान लीजिए, ठीक है, कि हम यहां पे मतलब डीएनए के टोटल अमाउंट को अगर हम यहां पे 2C लेते हैं, यहां पे 4C हो जाएगा, यहां पे भी 2C रहेगा, ठीक है, मतलब 2C 4C 2C, ठीक है। यहां पे वही रहेगा यहां पे, लेकिन यहां पे वो डबल हो जाएगा, ठीक है, यहां पे डबल हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए 2C 4C, यही देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2C 4C 2C, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 2N 2N 2N। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 2N 2N 2N, 2C 4C 2C। क्लियर है पॉइंट? अब सुनिए, यहां पे क्या है? कहते ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे 3 चीजें डबल होगी। डीएनए का अमाउंट डबल होगा। बाय व्हिच प्रोसेस?
डीएनए रेप्लिकेशन। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आ गया, और आएगा ही क्वेश्चन में, कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज, द नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डबल इन एस फेज, ठीक है। इवन क्रोमोसोम नंबर बिकम, क्रोमोसोम नंबर ने क्रोमोसोमल अमाउंट बिकम डबल इन एस फेज। क्लियर है। और डीएनए के साथ एक प्रोटीन बताए थे हमेशा आपको, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा भी इसी में डबल होती है, सिर्फ हिस्टोन की। बाकी जितने नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन और दूसरे प्रोटीन, उनकी मात्रा यहां डबल होती है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज में साइटोप्लाज्म, नॉर्मल साइटोप्लाज्म की मात्रा लगभग डबल होती है। साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चलते रहता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां पे, ठीक है, डबल हो जाता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन यहीं पे बनता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा भी एस फेज में डबल होती है, डीएनए की मात्रा भी एस फेज में डबल होती है। और यहां पे सेंट्रियोल अगर एक है तो उसकी संख्या 2 हो जाती है। यानी कि सेंट्रियोल भी डबल होती है, डीएनए भी डबल होती है। अंतर है यहां पे। एनसीईआरटी में बात बिल्कुल अंडरलाइन किया हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए का जो मात्रा डबल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में डबल होता है, और जो सेंट्रियोल की मात्रा डबल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डबल होता है। तो सी से सेंट्रियोल, सी से साइटोप्लाज्म, और डीएनए में लगा हुआ है न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए यानी न्यूक्लियस के अंदर में उसकी मात्रा डबल होती है, और उसकी मात्रा साइटोप्लाज्म में डबल होती है। दोनों का डबलिंग होने का जो जगह है वो अलग अलग है। क्लियर है। तो ये आपका क्लियर हो गया। देखिए ये पूरा सेल साइकिल आपका क्लियर हो गया। लेकिन आप स्टॉप कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज, ठीक है। कहता है कि बहुत सारे ऐसे सेल हैं, जैसे हार्ट का सेल है। हार्ट का सेल अगर डैमेज हो गया, रिपेयर करना है, इमरजेंसी है, तो वो डिवाइड करेगा, ऐसे वो डिवाइड नहीं करता। किडनी का सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं करता। मसल का सेल मैच्योरिटी पे डिवाइड नहीं करता। आरबीसी डिवाइड नहीं करता। ये सब सेल इस कंडीशन में जाके, यानी जीवन में एक ऐसा फेज आता है जहां वो जाके डिवीजन भूल जाते हैं, वो डिवीजन करते ही नहीं, ठीक है। वो डिवीजन नहीं करते। क्लियर है। यानी कि वो एग्जिट कर जाते हैं अपने आप को, सेल के डिवीजन वाले प्रोसेस से एग्जिट कर जाते हैं। उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको? क्विसेंट फेज। उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज, ठीक है। यानी सेल के डिवीजन प्रोसेस से वो अपने आप को एग्जिट कर जाते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में चले जाते हैं। उसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। उसको बोलते हैं अरेस्टिंग फेज। उसको बोलते हैं डिसाइडिंग फेज। उससे आगे अगर चले गए तो उनको डिवीजन करना पड़ेगा। अगर वहां निकलना अगर है, विड्रॉ करना है, क्विट करना है सेल डिवीजन प्रोसेस से, तो G0 फेज इज द सिचुएशन, कंडीशन, स्टेज फ्रॉम व्हिच सेल कैन एग्जिट फ्रॉम सेल डिवीजन। क्लियर है पॉइंट। तो ये G0 पूछेगा किसमें होता है, तो G1 में होता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली अगर एक बार आगे बढ़ गया तो सारे सेल ऑर्गेनल की संख्या क्या होगी? डबल होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा? डीएनए डबल होगा, सेंट्रियोल का नंबर डबल होगा, ठीक है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डबल होगा। यहाँ पे बाकी बचे साइटोप्लाज्म डबल होगा, बाकी बचा प्रोटीन डबल होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल साइकिल। सेल क्यों होता है, नहीं होता, ये सारा कुछ। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया था मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डबल होता है जीवन में, और यहाँ से एग्जिट कर जाता है इनएक्टिव फेज में। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं माइटोसिस की तरफ। ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस एक बहुत सिंपल डिवीजन है, ठीक है। तो माइटोसिस में एक वर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो नोट्स आप बनाएंगे, हालांकि नोट्स जो हम बना के आपको देंगे, आज से आपका थोड़ा नेचर में बदल रहा हूं, मतलब नोट करवाने का। चलो परसों तो एग्जाम है, इस वीडियो का तो मैं नोट्स दे दूंगा साथ साथ आज, लेकिन अगले चैप्टर से आपको हर वीडियो का नोट्स खुद बनाना है,
हमें भेजना है, और लास्ट दिन जो होगा उस मतलब चैप्टर का, उसमें हम आपको नोट्स दिया करेंगे। मतलब हर वीडियो के साथ आपको नोट नहीं भेजेंगे, उससे आपकी आदत खराब होगी। यानी कि हर वीडियो को देख के आपको एक रफ नोट खुद बनाना है, मुझे भेजना है। उसका फाइनल नोट्स हम देंगे जिस दिन लास्ट वीडियो होगा उस चैप्टर का, उस दिन। तो चलिए अब देखिए माइटोसिस जो है, यानी कि यहाँ सेल डिवीजन दो तरह के हैं मेनली, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस का खोज किया है वाल्थर फ्लेमिंग, नॉट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मियोसिस का किया था फार्मर एंड मुरे। ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है या मियोसिस सेल डिवीजन कोई भी हो, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बाद में डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म। पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस, और बाद में क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा बाद में। तो पहले न्यूक्लियस, बाद में साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बिल्कुल अंडर कंट्रोल होता है जीन के, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, डीएनए कंट्रोल के अंदर होता है। यानी कि इसमें जो भी स्टेप्स होगा वो जेनेटिक कंट्रोल में होता है, सेल के जेनेटिक डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। ओके, तो कहता है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस अगर है तो एक बार कैरियोकाइनेसिस, एक बार साइटोकाइनेसिस, दो सेल बना। और जब मियोसिस पढ़ेंगे तो देखेंगे दो बार कैरियोकाइनेसिस, दो बार साइटोकाइनेसिस, चार सेल। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है। कहता है कि ये कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, यानी कि माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में होता है। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 स्टेप। प्रोफेज सबसे लंबा, एनाफेज सबसे छोटा। यानी अगर सीक्वेंस में सजाएंगे तो एक वर्ड याद रखिएगा, PTMA, प्रियतमा। PTMA, प्रियतमा। ठीक है, कोई दिक्कत? PTMA क्या है? तो कहता है P से प्रोफेज सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा टीलोफेज, उससे थोड़ा छोटा मेटाफेज, और सबसे छोटा एनाफेज। यानी एनाफेज इज शॉर्टेस्ट और प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट। सिर्फ माइटोसिस की बात अभी कर रहे हैं। आइए देखिए प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तो 3 चीजें वहां पे बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। 3 चीजें वहां पे गायब होना शुरू होता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा गोल्गी बॉडी। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है, वो भी गायब होना शुरू होता है। यानी 4 चीजें आप बोल सकते हैं। यही ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल याद रखना है। यानी कि जब प्रोफेज शुरू होगा, डायग्राम, ये जो वीडियो देखेंगे इसमें जो नोट्स आप बनाएंगे, डायग्राम बनाना आपका काम है एनसीईआरटी के बुक से। डायग्राम बना के मुझे कल भेजेंगे, और कल कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा, कल कोई आपको नोट्स नहीं मिलेगा। आज ही शाम में आपको मैं इसका नोट्स दे दूंगा। तो जो आप भेजेंगे आज शाम तक में, आज इसको दिन भर देख के हमें आप एक रफ नोट बना के भेज दीजिए। मैं शाम में आपको लास्ट में भेजूंगा आपको नोट, यानी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास में नोट भेजूंगा। 10 बजे के आसपास में पूरे सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का और माइटोसिस तक का क्वेश्चन पेपर भेजूंगा। ठीक है, जो परसों के एग्जाम में आएगा या जब भी एग्जाम होगा। क्लियर है? बाकी पूरे दिन आप कल वर्क कीजिए, कल कोई नया वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा बना रहा हूं, और ये वीडियो में माइटोसिस भी इंक्लूड है। तो मैं माइटोसिस के जितने कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स हैं उनको मैं कंक्लूडिंग पॉइंट बता रहा हूं बिना डायग्राम का, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है प्रोफेज में क्या है। प्रोफेज के स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोफेज के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ओके, क्रोमोसोम मतलब क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम में क्वाइलिंग, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। क्लियर है? यानी क्रोमोसोम छोटा और मोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कहता है ये प्रोफेज लास्ट जाते जाते, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, गोल्गी बॉडी गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है और क्रोमोसोम खूब अच्छे से छोटा और मोटा हो जाता है। क्लियर है? और वहां पे सेंट्रियोल एक्टिव हो जाता है। सेंट्रियोल एक्टिव हो जाता है, बस एक्टिव होने की बात कर रहे हैं। यानी सेंट्रियोल से क्या बनता है? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनता है। यानी कि प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। किसको बनाने के लिए? स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए। किसके आदेश से? सेंट्रियोल के आदेश से। ये मतलब शुरू हो जाता है, ये चर्चा शुरू हो जाता है। क्लियर है? आइए मेटाफेज पे, ठीक है, छलांग लगाते हैं मेटाफेज पे। किसी बुक में एनसीईआरटी को छोड़ के प्रोफेज को दो पार्ट में बांट दिया, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। घबराइएगा नहीं। अर्ली फेज में क्या बोलेंगे? वो सारे चीजें गायब होना शुरू हो जाती है और लेट में बोलेंगे गायब हो जाता है। इधर बोलेंगे क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होता है, उधर बोलेंगे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है, इधर छोटा मोटा होना शुरू होता है। ये अर्ली और लेट, ये अर्ली मतलब इनिशियल फेज, लेट मतलब बाद वाला फेज। तो ये ऐसे बांटा गया है, दूसरे बुक में एनसीईआरटी में नहीं बांटा गया। अब आइए मेटाफेज। मेटाफेज में कहता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर छोटे और मोटे हो जाते हैं। और क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के दो आर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड बीच में एक पॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ गया, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। और उस पॉइंट के चारों तरफ एक प्रोटीन का मास लेयर प्रेजेंट हो गया। वो 3 लेयर का ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ऐसा हो जाता है, क्रोमोसोम क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये है सेंट्रोमियर और इसके ऊपर 3 लेयर ऐसे करके, ठीक है, ये 3 लेयर का बन जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है, ठीक है, ये काइनेटोकोर है और ये हमारा क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और ये हमारा क्या है? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़ गया? सेंट्रोमियर से जुड़ गया। यहां पे कौन है अगल बगल में? काइनेटोकोर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो कहता है यहां से, ये काइनेटोकोर प्रोटीन से ही जुड़ता है कौन? स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है। क्लियर? ठीक है। यानी कि मेटाफेज स्टेज में कहिएगा, सबसे पहले तो ये बोलिएगा, क्रोमोसोम को मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट देखने के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन है? मेटाफेज स्टेज। यानी कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू डिस्क्राइब, टू ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, उसको आइडियोग्राम बोलते हैं। तो डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखना चाहते हैं, बेस्ट फेज क्या है? मेटाफेज। यानी कैरियोटाइप के हिसाब से देखिए, या मान लीजिए कि, ठीक है, आइडियोग्राम के हिसाब से देखिए, मेटाफेज इज द बेस्ट फेज। और इसमें दूसरा क्या बोलिएगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दोनों सेंट्रियोल की तरफ से, अपोजिट पोल की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यानी यहां पे ये कंडीशन आ गया। यानी कि ये देखिए, ये कंडीशन यहां पे आ गया। ये देखिए, ये कंडीशन आ गया, ठीक है।
यानी कि ऊपर सेंट्रियोल, ये देखिए यहाँ ऐसे जुड़ गया, ये 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 ऐसे जुड़ गया, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे जुड़ गया। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा जुड़ गया, यानी कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए। सारे क्रोमोसोम का एक एक क्रोमेटिड इधर के स्पिंडल फाइबर से जुड़ गया और सारे दूसरे क्रोमेटिड का, ठीक है, दूसरे क्रोमेटिड का काइनेटोकोर उधर के स्पिंडल फाइबर से जुड़ गया। यानी कि देखिए, ये देखिए, ये इधर से जुड़ा हुआ है, इधर वाले, ठीक है, ये इधर से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर। ये आपका क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये आपका क्या है? क्रोमेटिड, 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 ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये जुड़ गया। ये था मेटाफेज। एनाफेज में क्या होगा? ये देखिए, एनाफेज में दो कंक्लूडिंग पॉइंट बता रहे हैं डायरेक्ट। एनाफेज में ये सेंट्रोमियर बीच से टूट जाएगा, यानी कि ये जो सेंट्रोमियर अभी बनाए थे ये बीच से टूट जाएगा। किसमें? एनाफेज में। ये देखिए, ये टूट जाएगा। ये सेंट्रोमियर टूटेगा तो देखिए इधर, इसी को यहां पे आप देखिए बड़े रूपों में, यहां पे देखिए तो कहता है इधर से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है एक तरफ का, इधर से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे तरफ का। इस क्रोमेटिड को खींच के ले जाएगा अपोजिट पोल पे, इस क्रोमेटिड को खींच के ले जाएगा अपोजिट पोल पे। तो बताइए, अगर मेटाफेज में बीच में अगर 46 क्रोमोसोम था तो 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या? 46 ये क्रोमेटिड, 46 ये क्रोमेटिड, यानी 46 पेयर क्रोमेटिड। 46 क्रोमोसोम का मतलब, ठीक है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? 2। तो 46 क्रोमेटिड ऊपर चले जाएंगे, 46 क्रोमेटिड नीचे चले जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? यानी 46 क्रोमेटिड को आधा सेंट्रोमियर के साथ ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे। एनाफेज में यही होता है। यानी एनाफेज में कोई बोलेगा ना कि क्रोमोसोम का बंटवारा होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम के नंबर का बंटवारा नहीं होता, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का बंटवारा होता है, ठीक है। 46 क्रोमेटिड ऊपर जाता है, 46 क्रोमेटिड नीचे जाता है, जबकि बीच में क्या था? 46 क्रोमोसोम। क्लियर है? ये था क्या? एनाफेज। और टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। टीलोफेज में क्या कहिएगा? अब ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड का क्लस्टर, 46 क्रोमेटिड का क्लस्टर। अब उसको क्रोमोसोम आप बोल सकते हैं क्योंकि अब तो डिवाइड हो गया। तो 46 क्रोमोसोम का क्लस्टर एक्चुअल में क्रोमेटिड नहीं है, ठीक है। कहता है प्रोफेज में क्या हुआ था? क्रोमोसोम छोटा और मोटा हुआ था। टीलोफेज जस्ट उल्टा बता रहे हैं। यहां पे क्रोमोसोम फिर अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा? खो देगा। क्रोमोसोम क्लस्टर के रूप में आ जाएगा और वो 46 क्रोमेटिड का जो क्रोमोसोम क्लस्टर है ऊपर चला जाएगा अपोजिट पोल पे, नीचे आ जाएगा दूसरा अपोजिट पोल पे। यानी 46 क्रोमेटिड एक पोल पे, 46 क्रोमेटिड का क्लस्टर एक पोल पे। क्लियर है? ये टीलोफेज में पहली घटना। दूसरा क्या बताया? वहां पे होता था प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे होगा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसमें सेंट्रोमियर दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ देर के बाद। ऐसे भी आधा सेंट्रोमियर है, आधा टूट के आया है। तीसरी बात, यहाँ पे वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया था, यहाँ पे सारे रीअपियर हो जाएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे लगभग 2 न्यूक्लियस कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, गोल्गी बॉडी रिपेयर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एपियर हो गया। तो इसका मतलब 2 न्यूक्लियस कंप्लीट मतलब एग्जिस्ट कर गया। और यही 2 न्यूक्लियस का बनना ही तो क्या था? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो कुछ है ही नहीं। कहता साइटोकाइनेसिस में एक एक न्यूक्लियस को लेके 2 सेल का हिस्सा बनना है। अगर एनिमल सेल हो तो एनिमल सेल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो ये ऐसे होता है फोरो। कहता है ये इसको बोलते हैं फोरो का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सेल फ्रोइंग। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ से, यानी आउटर वार्ड से इनर वार्ड की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर यही प्लांट सेल रहे तो प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट सेल में बीच से दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू होता है। बीच से, बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और वो बाहर की तरफ जाते जाता है, यानी कि वहां पे ऐसा उल्टा होता है,
ठीक है, कि ये मान लीजिए कि प्लांट सेल है, वहां पे क्या होगा कि इधर ये देखिए यहां से ये शुरू होगा सेल प्लेट का बनना, और सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भाग लेता है सारा सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है वो, जिसको हम लोग इर्गास्टिक बॉडी भी बोलते हैं। नॉन लिविंग सब्सटेंस का नाम होता है इर्गास्टिक बॉडी, उसी को बोलते हैं ब्यूटोप्लास्ट। वो प्लस गोल्गी बॉडी ये पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट इधर ऐसे बढ़ता है, इधर ऐसे बढ़ता है, इधर ऐसे बढ़ता है, इधर ऐसे बढ़ता है, और इस तरह इस सेल को कितने पार्ट में बांट दिया, इधर न्यूक्लियस पहले से है ही, 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो कहता है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है ये प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, और एनिमल सेल में सेल फ्लोइंग के द्वारा होता है। बोलिए क्लियर है? लास्ट में देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल। कहता है ये जनरली डिप्लॉयड सेल में ही होता है, एक्सेप्ट ड्रोन्स ऑफ हनी बी। ठीक है, वहां पे हैप्लॉयड सेल होता है ड्रोन, फिर भी उसमें माइटोसिस होता है। कुछ प्लांट सेल, ठीक है, एल्गी वगैरह, उसमें लाइफ साइकिल को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका हैप्लॉयड लाइफ साइकिल होता है, तो वहां माइटोसिस ही होता है। हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होता है। दूसरा, डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। कहता है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक सेल से 2 सेल तो बनता है, बट दोनों में क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है, सेम होती है, सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? फिर कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब ग्रोथ का, उसको डेवलपमेंट का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, तो मैंने पहले बोल दिया। और कहता है सेल रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। कहता है कुछ सेल ऐसे होते हैं, स्किन के ऊपर वाला सेल क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का भी सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो हमेशा टूटते रहता है, गिरते रहता है, उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस की ही जरूरत पड़ती है। फिर कहता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी माइटोसिस हमेशा होते रहता है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, टोटिपोटेंट सेल की तरह बिहेव करता है। उससे एपिकल मेरिस्टेम बनते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बनते हैं, ये सब बनते रहते हैं और जीवन भर प्लांट में ग्रोथ होती रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल साइकिल एंड माइटोसिस। आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इस वीडियो को 2 बार देखना है, नोट्स बनाना है, और ये मुझे 10 बजे तक रात तक भेजना है, फिर मैं नोट्स भेजूंगा और क्वेश्चन भेजूंगा। थैंक यू सो मच।